नमस्कार, हॉर्नबिल टीवी देख रहे हैं आप। मैं हूं आपके साथ विशाल गर्ग। खबरों की शुरुआत करेंगे दिल्ली में। उत्तराखंड भवन के उद्घाटन के बाद प्रदेश के मुखिया पुष्कर सिंह धामी उत्तरकाशी पहुंचे, जहां उन्होंने जिले में संचालित योजनाओं की समीक्षा की और बैठक में मौजूद अधिकारियों को दिशा निर्देश दिए। सीएम धामी ने एक एक कर योजनाओं के बारे में विभागीय अधिकारियों से जानकारी भी ली है। आज देखिए, सबसे पहले यहाँ उत्तरकाशी, क्योंकि हमारा सीमांत जनपद है। सीमांत जनपद में सभी सरकार की योजनाएं धरातल पर उतरें, आम आदमी को उसका लाभ पहुंचे और समाज के अंतिम छोर में रहने वाले व्यक्ति तक विकास पहुंचे, इसको लेकर यहाँ समीक्षा बैठक की गई है। सभी विभागों की समीक्षा यहाँ पर हुई है और सरलीकरण, समाधान और निस्तारण तो हमारा कार्य करने का एक मंत्र रहा है। मंत्र प्रभावी तरीके से नीचे जाए, इस पर विस्तृत चर्चा हुई, निर्देश दिए हैं। सरकार की जो योजनाएं हैं उनका लाभ आम व्यक्ति तक पहुंचे, इन योजनाओं की जानकारी पहुंचे, इस पर भी विस्तृत रूप से आज यहाँ पर समीक्षा हुई है। साथ में 24 तारीख की घटना हुई, इसके लिए जिलाधिकारी को और वहाँ के प्रशासन को निर्देश दिया है कि अभिलेखों को फिर से उसकी जांच की जाए, किसी प्रकार की केस पड़ताल करें और जांच कर जल्दी ही रिपोर्ट आएगी और उस पर हम कार्रवाई करेंगे। उधम सिंह नगर के जिले के गुलर भोज क्षेत्र में 6 सितंबर को वन तस्करों ने वन कर्मियों पर फायरिंग की थी, जिस मामले में गदरपुर थाना पुलिस ने तत्काल मुकदमा दर्ज करते हुए 2 आरोपियों को भी गिरफ्तार किया था। वहीं इस घटना पर पुलिस ने एक और आरोपी को भी गिरफ्तार कर लिया है, जिसे कोर्ट में पेश करने के बाद जेल भेजने की कार्रवाई की जा रही है। से 2 माह पूर्व वन तस्करों द्वारा वन कर्मियों पर गोलीबारी की गई थी, जिसमें लगभग 4 लोग घायल हुए थे। उनमें से आज ये तीसरा अभियुक्त जो उस गोलीबारी कांड में शामिल था, स्वर्ण सिंह उर्फ चिकना, उसको गदरपुर पुलिस के द्वारा गिरफ्तार किया गया और आज उसे न्यायालय के समक्ष प्रस्तुत किया जा रहा है। और देहरादून से बड़ी खबर, बेरोजगार संघ के अध्यक्ष बॉबी पवार पर मारपीट का आरोप। वरिष्ठ आईएएस अधिकारी मीनाक्षी सुंदरम के साथ की मारपीट, ये आरोप लगे हैं बॉबी पवार पर। बॉबी पवार और अन्य 2 साथियों के खिलाफ हुआ है मुकदमा दर्ज। यूपीसीएल एमडी अनिल कुमार के सेवा विस्तार को लेकर हुई कहासुनी। सचिवालय में हुए हंगामे पर सामने आया बॉबी पवार का पक्ष। मीनाक्षी सुंदरम से एमडी यूपीसीएल के सेवा विस्तार पर पूछा था सवाल। एमडी यूपीसीएल के खिलाफ सौंपे थे भ्रष्टाचार के सबूत। ये बॉबी पवार का बयान भी सामने आया है और कार्रवाई के बावजूद दिया गया है सेवा विस्तार। और ये भी आरोप लगाए गए हैं कि छुपाया जा रहा है सेवा विस्तार का पत्र। हर एक नागरिक को भ्रष्टाचार पर सवाल पूछने का है अधिकार। निष्पक्ष जांच हो, गिरफ्तारी के लिए तैयार हूं, ये बॉबी पवार ने कहा है। तो ये बड़ी खबर आपको बता रहे हैं। आरोप है कि बॉबी पवार ने जान से मारने की धमकी दी और मुकदमा दर्ज कर दिया। और मैं देख रहा हूं कि डीजीपी तक का बयान है कि बॉबी पवार पर कार्रवाई की जाएगी। निश्चित तौर पर अगर कोई कानूनी कार्रवाई इस पे बनती है तो आप करिए, पर मैं ये कहना चाहता हूं कि जिस प्रकार से आईएएस जो हैं मीनाक्षी सुंदरम, उन्होंने जो अपना पक्ष रखा है, जिस प्रकार से मैं न्यूज पोर्टलों में देख रहा हूं, आज सुबह के अखबारों में देख रहा हूं कि बॉबी पवार आए और कोई टेंडर को लेकर दबाव बना रहे थे। तो मैं आईएएस मीनाक्षी सुंदरम को भी कहना चाहूंगा और एफआईआर लिखने वाले अधिकारी को भी कहना चाहूंगा कि सौगंध है मुझे उस मासूम महाराज की कि अगर इस प्रकार के झूठे आरोप बॉबी पवार पर लगाने लगे कि तुम टेंडर को लेकर आए थे और ये तमाम प्रकार के जो झूठे आरोप हैं, तो सौगंध है उस मासूम महाराज की कि हम इस लड़ाई को और मजबूती से लड़ेंगे। और संवाददाता अरुण सैनी हमारे साथ फोन लाइन पर जुड़ गए हैं। अरुण, क्या कुछ जानकारी मिल रही है? किस तरह का मामला अभी ये दर्ज किया गया है और क्या कुछ अपडेट? बेरोजगार संघ के अध्यक्ष बॉबी पवार पर आरोप लगाया गया। उनके द्वारा आरोप ये लगाया गया कि बॉबी पवार एक टेंडर को लेकर उनके कार्यालय में आए और टेंडर अपने किसी साथी को देने के लिए दबाव बनाने लगे और जब इस बात से इनकार कर दिया
तो उसके बाद उनके द्वारा मारपीट की गई, धक्का मुक्की की गई और अभद्र व्यवहार जो है वो किया गया। और इसी के साथ ही जब आईएएस ने अपने 2 और साथी अधिकारियों को बुलाया तो उनके साथ भी धक्का मुक्की की गई। इस तरीके का आरोप बेरोजगार संघ के अध्यक्ष बॉबी पवार पर जो है वो लगाया गया। इसके बाद बॉबी पवार का भी स्पष्टीकरण जो है सामने आया है। उन्होंने भी अपना पक्ष रखा। उन्होंने कहा कि वो किसी टेंडर प्रक्रिया को लेकर नहीं गए थे और उन्होंने जो यूपीसीएल के एमडी है अनिल कुमार यादव, जिनका लगातार सेवा विस्तार किया जा रहा है, उसकी उस जांच को लेकर और उसका ये कहना है कि वो भ्रष्टाचार में लिप्त हैं और इन तमाम जांचों को लेकर पहले भी वो मीनाक्षी सुंदरम के पास गए थे और वो उसी के सिलसिले में उनके पास गए, लेकिन उनकी तरफ से कुछ जवाब इसी तरीके के आए, जिसके बाद जो है कहासुनी इस तरीके से हुई। तो ऐसे में लेकिन अब जो है बॉबी पवार के खिलाफ वो एफआईआर भी दर्ज हो चुकी है, मुकदमा दर्ज हो चुका है और कार्रवाई भी जो है वो अब होगी। तो ऐसे में लेकिन अभी एक जांच का विषय भी है और जांच में ही तमाम चीजें जो है वो स्पष्ट होंगी कि आखिर पूरा मामला क्या है, क्योंकि दोनों ही तरफ से अपने अपना स्पष्टीकरण वो दिया जा रहा है, अपना पक्ष रखा जा रहा है। तो ऐसे में जांच में निकलकर चीजें सामने आएगी कि आखिर पूरा मामला क्या था और किस तरीके से टेंडर प्रक्रिया को लेकर जो कहा जा रहा है और उधर से यूपीसीएल के एमडी अनिल कुमार यादव के सेवा विस्तार को लेकर कहा जाए तो उसमें कितनी सत्यता है और तमाम चीजें जांच में जो है वो स्पष्ट होंगी कि आखिर पूरा मामला क्या है। बिल्कुल अरुण, बहुत शुक्रिया आपका तमाम जानकारी साझा करने के लिए। जानकार इस बात पर जोर देते हैं कि आधी आबादी की मजबूती के बिना देश का विकास संभव नहीं है, जो बदलते दौर में सही भी है। उत्तराखंड में बीजेपी की सरकार है और सरकार कोशिश कर रही है कि आधी आबादी को मजबूत किया जाए। इसके लिए राज्य सरकार ने 2023 में हाउस ऑफ हिमालयाज की शुरुआत की थी, जिसमें स्थानीय कई प्रोडक्ट को शामिल किया गया। महिला समूह की तरफ से तैयार किए गए प्रोडक्ट को इस ब्रांड के नाम से मार्केट में भी उतारा गया और अब सरकार का दावा है कि इससे प्रदेश की महिलाएं आत्मनिर्भर भी बन रही हैं। इस रिपोर्ट में देखिए। हमारी बहनें, स्वयं सहायता समूह के लोग, पहले हिलांस, हिमाद्री, इसके माध्यम से जो देश दुनिया को हम आज दे रहे हैं वो इतने अच्छे हैं कि उनके सामने देखने में कई बार लगता है कि बार बार देखते रहो। उत्तराखंड में हाउस ऑफ हिमालयाज की शुरुआत 8 दिसंबर 2023 को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने की थी। यह ब्रांड उत्तराखंड के स्थानीय उत्पादों को बढ़ावा देने के लिए बनाया गया है। इस ब्रांड के तहत उत्तराखंड के उत्पादों को देश और दुनिया में पहुंचाने का लक्ष्य रखा गया है और आज के समय में हाउस ऑफ हिमालयाज के प्रोडक्ट अमेज़न जैसे ऑनलाइन मार्केटिंग प्लेटफॉर्म सहित बाजार में उपलब्ध हैं, जिसकी डिमांड बहुत ज्यादा है। हमारी बहनें, स्वयं सहायता समूह के लोग, पहले हिलांस, हिमाद्री, इसके माध्यम से जो देश दुनिया को हम आज दे रहे हैं वो इतने अच्छे हैं कि उनके सामने देखने में कई बार लगता है कि बार बार देखते रहो और बार बार देखने के बाद भी ऐसा लगता है कि ये हमारे जो कई सारी बहुराष्ट्रीय कंपनियां हैं उन बहुराष्ट्रीय कंपनियों से भी अच्छे उत्पाद हमारे यहाँ के बनाते हैं। तो ये निश्चित रूप से हमारे आने वाले सभी अतिथियों के लिए एक विशेष प्रकार का अनुभव होगा। हाउस ऑफ हिमालयाज उत्तराखंड के उत्पादों का एक एम्ब्रेला ब्रांड है। यह ब्रांड उत्तराखंड के महिला स्वयं सहायता समूहों, किसानों, किसान उत्पादक संगठनों और ग्रामीण उद्यमियों की तरफ से बनाए गए उत्पादों को प्रदर्शित करता है। इस ब्रांड के तहत उत्तराखंड में झंगोरा, लाल चावल, राजमा, गहत दाल, हल्दी पाउडर, बुरांश, शहद, तूर दाल, काले सोयाबीन, बासमती चावल, दालचीनी, सेब जैम, मशरूम और लहसुन का अचार जैसे उत्पाद शामिल हैं। हमारी सरकार ने हाउस ऑफ हिमालयाज नाम से एक अम्ब्रेला ब्रांड की स्थापना की है, जो हमारे स्थानीय उत्पादों को विश्व स्तरीय पहचान दिलाने की दिशा में एक बहुत ही महत्वपूर्ण कदम है। यह हाउस ऑफ हिमालय ब्रांड राज्य की जो हमारी मातृशक्ति है, राज्य के हमारे किसान हैं और बहुत जो मतलब छोटे स्थानों पर रहकर बड़े कामों को अंजाम दे रहे हैं, बड़े उत्पाद बना रहे हैं, अनेक प्रकार की गतिविधियां कर रहे हैं, परिश्रम कर रहे हैं, लगातार अपने कौशल का प्रदर्शन करके अच्छे से अच्छे उत्पाद बना रहे हैं, उनको विश्व के अंदर पहचान मिले। हाउस ऑफ हिमालयाज ब्रांड से जुड़े उत्पादों की गुणवत्ता, ब्रांडिंग और विपणन सुनिश्चित करने के लिए एक कंपनी बनाई गई है। इस ब्रांड के उत्पादों की गुणवत्ता को 3 लेवल पर परखा जाता है। इसके बाद इसे मार्केट में उतारा जाता है।
महिलाओं की तरफ से तैयार किए जा रहे इस ब्रांड की बिक्री के लिए राज्य के सभी जिलों में क्रय सेंटर बनाए गए हैं, जहां महिला समूह अपने प्रोडक्ट की पैकेजिंग कर बेचती हैं और सरकार इसका प्रमोशन करती है। हमारी सरकार ने महिलाओं के द्वारा जो उत्पाद बनाए जाते हैं, आज हमारी महिलाएं इतनी सक्षम हो रही हैं, आत्मनिर्भर बनने के लिए हर प्रयास कर रही हैं और अपने उत्पादों का जो निर्माण कर रही हैं, उनके उत्पादों की प्रोसेसिंग, पैकेजिंग और बिक्री के लिए एक इकोसिस्टम यानी कि एक चेन हमने बनाई है, एक चेन तैयार की है। हमने महिला समूह के उत्पादों को प्रोसेसिंग और मार्केटिंग हेतु 24 ग्रोथ सेंटर की स्थापना भी की है। उत्पादों की बिक्री के लिए 13 जनपदों में 13 जनपदों में हमने 33 नैनो पैकेजिंग यूनिट एवं 17 सरल सेंटर आज संचालित किए जा रहे हैं। उसके पीछे हेतु है कि हमारी मातृशक्ति का सशक्तिकरण हो। उत्तराखंड की अनुमानित आबादी 1 करोड़ 22 लाख के करीब है और इसमें महिलाओं की संख्या अनुमानित 55 लाख है। उत्तराखंड के ग्रामीण क्षेत्रों में महिलाओं की आजीविका से जोड़ने के लिए राष्ट्रीय ग्रामीण आजीविका मिशन के अंतर्गत हो रहे प्रयास रंग ला रहे हैं। राज्य में अब तक 36,650 से ज्यादा स्वयं सहायता समूह का गठन इसका उदाहरण है, जिनसे 2.85 लाख से अधिक महिलाएं जुड़ी हैं और महिलाओं का आत्मनिर्भर बनाने के लिए सरकार कृषि सहकारी समितियों पैक्स के माध्यम से स्वयं सहायता समूह को 0% ब्याज पर 5 लाख से 10 लाख रुपए की सहायता कर रही है। ये बताते हुए खुशी होती है कि हमारे महिला समूह ने मेहनत और आत्मबल के दम पर उत्पाद निर्माण एवं उद्यमिता के क्षेत्र में अपार सफलताएं हासिल की है। लखपति दीदी योजना के अंतर्गत हमने 1 लाख से अधिक बहनों का लखपति दीदी बनना यानी कि 1 लाख की संख्या को क्रॉस करना, यह बताता है कि आप बहनों ने मेहनत करने में कोई कसर नहीं छोड़ी। उत्तराखंड सरकार का लक्ष्य है कि 2025 तक 1.5 लाख और महिलाओं को लखपति दीदी बनाया जाए। इसके लिए सरकार लगातार प्रयासरत भी है। स्थानीय महिलाएं स्थानीय उत्पादकों को बढ़ावा दे रही है, जिससे फायदा भी हो रहा है। इधर विपक्ष भी इसे सही बता रहा है, लेकिन विपक्ष का मानना है कि सरकार की योजनाएं तो सही होती हैं, लेकिन सरकार की ज्यादातर योजनाएं धरातल पर सही से उतर नहीं पाती, जिसकी वजह से लोगों को परेशानी होती है। देखिए, अगर कोई भी योजना गंभीरता से लागू हो तो अच्छी बात है, लेकिन सरकार की किसी भी योजना में गंभीरता नहीं है, कोई दृढ़ इच्छा शक्ति कभी नज़र नहीं आती, केवल बयानबाजी तक, उद्घाटन तक कार्यक्रम सीमित रहता है। और आप सरकार की तमाम योजनाओं की अगर समीक्षा करेंगे तो सब जो है बड़ी मुश्किल से हिचकोले लेकर के आगे बढ़ रही हैं। मिलेट योजना की बड़ी जोर शोर से बात हुई थी। आप देखिए, मिलेट योजना के मामले में सरकार कर क्या रही है। इंदिरा अम्मा भोजनालय, आपको याद होगा, हरीश रावत जी की सरकार में महिला स्वयं सहायता समूह को महत्वाकांक्षी और बड़ा काम दिया गया था, लेकिन भाजपा की सरकार ने महिलाओं से वो काम छीनने का काम किया। 4 धाम में महिला स्वयं सहायता समूह प्रसाद बनाने का काम करती थी, चौलाई के लड्डू इत्यादि बनाती थी, वो काम आपने उनसे छीनने का काम किया। टेक होम राशन हमारी जो है महिलाएं घर घर पहुंचाती थी, वो काम आपने उनसे छीनने का काम किया है। तो आप महिला सशक्तिकरण की केवल बात ही करते हैं, केवल ये कागजी योजनाएं हैं। धरातल पर अगर मजबूती से इनके लिए बजट जारी होगा, गंभीरता से अगर ये योजनाएं आगे बढ़ेंगी, तभी इसका लाभ होगा। योजना कोई भी बुरी नहीं होती है, मैं हर योजना का समर्थक रहा हूँ, लेकिन सरकार की मंशा और दृढ़ इच्छा शक्ति जब तक नहीं होगी, कोई भी योजना परिणाम नहीं दे सकती है। राष्ट्रीय ग्रामीण आजीविका मिशन के तहत महिलाओं को आत्मनिर्भर बनाने के लिए उद्यमिता के लिए प्रोत्साहित किया जा रहा है। प्रदेश में पहली बार लखपति दीदी का आंकड़ा 1 लाख पार हो गया है और सरकार की कोशिश लगातार जारी है। महिलाओं को कृषि उत्पादन, दुग्ध उत्पादन, सिलाई कढ़ाई, रसोई गैस वितरण, प्रारंभिक पशु चिकित्सा सेवा, बीमा योजना और डिजिटल लेन देन का प्रशिक्षण दिया जा रहा है। सरकार का लक्ष्य है कि साल 2026 तक कुल 2.5 लाख महिलाएं लखपति दीदी बने। किसी भी मुद्दे पर सत्ता पक्ष और विपक्ष के बीच विवाद हो सकता है,
लेकिन सरकार की योजनाओं को लेकर स्थानीय महिलाएं क्या सोचती हैं और कितना फायदा हो रहा है, यह एक बड़ा सवाल है। ब्यूरो रिपोर्ट, हॉर्नबिल टीवी। उत्तराखंड के पूर्व सीएम रमेश पोखरियाल निशंक की अनोखी पहल ने देश में उत्तराखंड को अलग पहचान दिलाई है। देहरादून में प्रकृति के बीच एक गांव है जिसे कुछ समय पहले तक थानों के नाम से जाना जाता था, लेकिन अब यह गांव लेखक गांव के नाम से देश भर में जाना जाता है। लेखक गांव में 50 बीघा क्षेत्र में फिलहाल 12 लेखक कुटीर बनाई गई हैं। हिमालय की तलहटी पर बसा लेखक गांव हर एक को अपनी ओर आकर्षित कर रहा है। उत्तराखंड में देश का पहला लेखक गांव, प्रकृति की गोद में बसा है लेखक गांव। रमेश पोखरियाल निशंक ने की है पहल। उत्तराखंड की राजधानी देहरादून में लेखक गांव का निर्माण एक अभिनव प्रयोग है, जिसका उद्देश्य लेखकों को एक ऐसा स्थान उपलब्ध कराना है जहां पर वो शांत मन से प्रकृति की गोद में रहकर अपनी रचनाओं को धरातल पर उतार सकें और अपने जीवन के अंतिम क्षण लेखक गांव में रहकर सम्मान पूर्वक व्यतीत कर सकें। लेखक गांव के निर्माण का प्रथम चरण पूरा हो चुका है और इसका अगला चरण निर्माणाधीन है। इस लेखक गांव की परिकल्पना साहित्यकार, लेखक और राजनेता, पूर्व मुख्यमंत्री एवं पूर्व केंद्रीय मंत्री रमेश पोखरियाल निशंक ने की है। इस वर्ष हिमालय फाउंडेशन का ये लेखक गांव देश का पहला लेखक गांव है। मुझे इस बात की खुशी है कि इस लेखक गांव के जो 5 दिन का उत्सव 23 अक्टूबर से 27 अक्टूबर तक हुआ है और जिसका उद्घाटन देश के पूर्व राष्ट्रपति आदरणीय रामनाथ कोविंद जी ने किया, उत्तराखंड के मुख्यमंत्री और महामहिम राज्यपाल जी की उपस्थिति में, और बहुत ही वरिष्ठ साहित्यकार और फिल्म सेंसर बोर्ड के अध्यक्ष प्रसून जोशी जी की अध्यक्षता में हुए इसकी शुरुआत में तमाम केंद्रीय मंत्री, राज्य स्तर के और देश और दुनिया के तमाम लोग उपस्थित हुए। अब लेखक गांव के नाम से प्रसिद्ध, विश्व मानचित्र पर स्थापित हुआ गांव, 50 बीघा में फिलहाल 12 लेखक कुटीर। उत्तराखंड के पूर्व सीएम रमेश पोखरियाल निशंक ने अपनी परिकल्पना को एक बड़ी खूबसूरती से देहरादून की प्रकृति के सौंदर्य से भरपूर थानो गांव में उतारा है। अब यह गांव लेखक गांव के नाम से प्रसिद्ध हो गया है और विश्व मानचित्र पर स्थापित हो चुका है। इस लेखक गांव में 50 बीघा क्षेत्र में फिलहाल 12 लेखक कुटीर बनाई गई हैं। हिमालय की तलहटी में बसा लेखक गांव हर एक को अपनी ओर आकर्षित कर रहा है। लेखक गांव पूरे भारत का अकेला और पहला ऐसा गांव है जो लेखकों के तीर्थ के रूप में विकसित हो रहा है। लगभग 40 देशों के लोग लगातार उपस्थित रहे और 65 देशों के लोग इससे कहीं न कहीं किसी रूप में जुड़े हैं। देश के हर कोने से यहाँ पर 500 से भी अधिक साहित्यकारों ने 3, 4, 5 दिनों तक लगातार विमर्श किया है। हम लेखक के कुटीर बना रहे हैं। एक बड़ा पुस्तकालय है वहाँ पर, जिसमें 1 लाख पुस्तकें पहले चरण में होंगी। अभी शुरुआत हो रही है। ऑडिटोरियम बन रहा है। लेखक अतिथि गृह का निर्माण हो चुका है। नक्षत्र वाटिका, नवग्रह वाटिका और संजीवनी वाटिका जैसे बहुत ही आकर्षक, जब पेड़ लोगों से बात करेंगे और उसके निदान करेंगे, ऐसा वो गंतव्य है रचनाकारों का। तो मुझे भरोसा है कि जो हर वर्ष ये 3 प्रकार के उत्सव होंगे। उत्सव के रूप में मनाया गया उद्घाटन समारोह में पहुंचे थे पूर्व राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद। 40 से अधिक देशों के दिग्गज भी हुए शामिल। पिछले दिनों लेखक गांव का उद्घाटन समारोह एक उत्सव के रूप में मनाया गया। 3 दिनों का अंतर्राष्ट्रीय साहित्य, संस्कृति एवं कला महोत्सव स्पर्श हिमालय महोत्सव 2024 के रूप में मनाया गया। 25 से 27 अक्टूबर तक यह आयोजन लेखक गांव थानों में दिव्यता, भव्यता और गरिमा के साथ हुआ। इसमें 40 से अधिक देशों से 250 से ज्यादा लेखक, साहित्यकार, साहित्य मनीषी, विचारक, चिंतक और शिक्षाविद एक मंच पर एक साथ एकत्रित हुए। यह क्षण वास्तव में मन को छूने वाला, बहुत ही मर्मस्पर्शी था। राज्य स्तर पर, राष्ट्रीय स्तर पर और अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर ऐसे 3 प्रकार के शिखर सम्मान भी
स्पर्श हिमालय फाउंडेशन ने देने की घोषणा की है। मैं आप सबका अभिनंदन करता हूँ। आपको लेखा गांव थानों, जो देश का पहला लेखा गांव है, आप सबको मैं वहाँ पर विनम्रता से आपको आमंत्रण देता हूँ कि आप अपनी रचना को वहाँ पर एक दिशा देंगे और आपकी रचनाशीलता से न केवल इस देश बल्कि दुनिया के लोग लाभान्वित होंगे। इस लेखा गांव में 3 दिनों तक विभिन्न देशों के साहित्यकार, कला प्रेमी, उभरती हुई प्रतिभावान लेखक विभूतियां, छात्र छात्राओं, युवाओं के साथ साथ देश के राजनीतिक विभूतियां, पूर्व राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद, केंद्रीय मंत्री गजेंद्र शेखावत, राज्यपाल सेवानिवृत्त लेफ्टिनेंट जनरल गुरमीत सिंह, मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी सहित कई दिग्गज शामिल हुए। लेखक गांव में आकर लेखक एक ही स्थान पर प्रकृति, संस्कृति, ज्ञान विज्ञान से साक्षात्कार कर विविध विषयों पर चिंतन के लिए नए दृष्टिकोण प्राप्त कर सकेंगे। ब्यूरो रिपोर्ट, हॉर्नबिल टीवी। उत्तरकाशी के डुंडा ब्लॉक के भटगांव धनारी में 45 साल बाद फिर अपनी पौराणिक संस्कृति को बचाए रखने के लिए ग्रामीणों ने पांडव लीला मंचन का आयोजन किया है। ग्रामीणों का कहना है कि यह हमारी पौराणिक संस्कृति है जो धीरे धीरे विलुप्त होती जा रही है। यही कारण है कि 45 साल बाद पौराणिक संस्कृति और रीति रिवाज को जीवित रखने के लिए गांव में पांडव लीला का आयोजन किया गया है। इस रिपोर्ट में देखिए। पांडव लीला हिंदू महाकाव्य महाभारत की कहानियों का एक अनुष्ठानिक पुनः अभिनय है। यह उत्तराखंड के गढ़वाल क्षेत्र में किया जाने वाला एक पारंपरिक लोक नृत्य है। इसे पांडव नृत्य भी कहा जाता है। पांडव लीला में गांव के लोग महाभारत के 5 नायकों की भूमिका निभाते हैं और लोक वाद्य यंत्रों के साथ नृत्य करते हैं। यह नृत्य नवंबर से फरवरी के बीच आयोजित किया जाता है। खास बात यह है कि पांडव पत्रों पर देवता अवतरित होने के बाद पांडव बसवा अग्निकुंड में गर्म लोह के सबलों को जीभ से चाटते हैं, जिसको दिव्य शक्ति भी कहा जाता है। पहले पांडव लीला का बहुत प्रचलन था, लेकिन बीच में ये कम हो गया था। तो आज हर गांव में, हर नगर में, हर जगह पर पांडव लीला चल रही है, क्योंकि ये हमारी संस्कृति को बचा रही है। ये हमारी गढ़वाल की संस्कृति, हमारी धरोहर है, और इस धरोहर को बचाने के लिए हमें सब लोगों को मिलकर के चलना चाहिए। आज देखिए, जो लोग हमारे गांव शहर की ओर भाग चुके हैं, आज गांव की ओर लौट रहे हैं और इसमें प्रतिभा कर रहे हैं। आज बच्चा अपनी संस्कृति को जानना चाहता है दोबारा से, क्योंकि बीच में विलुप्त हो गई थी, लेकिन फिर से जो है पांडव लीला उजागर हो गई है और इससे हमारी संस्कृति बच रही है। आज इस गांव में, ग्राम भाटगांव में 42 वर्ष बाद ये पांडव लीला का आयोजन किया जा रहा है। गांव के लोग बताते हैं कि 5 दिनों तक चले इस आयोजन से गांव में एकता का परिचय होता है। साथ ही पांडव नृत्य को देखने के लिए दूर दराज गांव के ग्रामीण पहुंचते हैं। इसके बाद पशु आहार ग्रामीणों को शुद्ध और शांति क्षेत्र की खुशहाली की कामना का आशीर्वाद देते हैं। उत्तरकाशी से हॉर्नबिल टीवी के लिए दीपक नौटाल की रिपोर्ट। और फिलहाल इस बुलेटिन में इतना ही। आप देखते रहिए हॉर्नबिल टीवी। नमस्कार।